एक पर्टिकुलर सेंटर पर कानपुर में 2 डेथ्स रिपोर्ट करी गई। कानपुर के डॉक्टर के हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में मौत का तीर, 2 इंजीनियरों की गई जान। हेयर ट्रांसप्लांट से बिगड़ी इंजीनियर की तबीयत बिगड़ने से इंजीनियर की हो गई मौत। ये जो इंजीनियर था, जो 32 साल का था, अपनी माँ के गोद में ही दम तोड़ देता है। बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा बेटा अभी तो मिनट में जाने ही वाला। जो एकदम बेहोश होके गिर पड़ा तो मैंने इनसे कहा बेटा, तो बोली कि नहीं अब ले, तो 9:30 बजे इनसे बात की, 10 बजे वो खत्म हो गया। मेरे हाथों में चला गया मेरा। कई लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये डॉक्टर कौन थे जिनके यहाँ पर ऐसा हुआ। तो डॉक्टर का नाम सभी को पता है, सोशल मीडिया साइट्स पर भी है। क्वालिफिकेशंस भी किसी को पता नहीं है कि कौन थे, क्या थे। कई लोग बोलते हैं कि डेंटिस्ट थे। डॉक्टर अपने आप को प्रोक्लेम करती थी डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि सच नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट जैसे सेफ प्रोसीजर में इस तरह की डेथ नोट हुई, देखने में आई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सत्या सारस्वत है। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का एक मेंबर भी हूँ और साथ ही इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का भी मेंबर हूँ। सन 2006 से हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में काम कर रहे हैं और हमने अपने हॉस्पिटल में, सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में, मोर देन 90 डॉक्टर्स को वर्ल्ड ओवर से ट्रेन भी किया है इस हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में। तो दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली चीज ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले प्रॉपर डिटेल ब्लड टेस्ट और एग्जामिनेशन नहीं किए गए। कोई मेडिकल प्रॉब्लम था जिसको डायग्नोस नहीं किया गया प्रॉपरली, जैसे डायबिटीज आदि ऐसी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, या ब्लड प्रेशर जिसमें रिस्क बढ़ सकता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के अनुसार, डॉक्टर्स के, हेयर ट्रांसप्लांट के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और हमें भी लगता है कि नंबर 1 कॉज शायद इन्फेक्शन रहा। छोटे क्लिनिक्स में जहाँ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की पूरी सुविधा नहीं होती, जितना भी सामान यूज हो रहा है वो प्रॉपरली ऑटोक्लेव्ड और स्टरलाइज नहीं होगा, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इसमें अगर 3000-4000 ग्राफ्ट्स लगाने हैं तो उतने ही स्लिट्स बनेंगे, उतने ही ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन होंगे और बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो उसमें अगर प्रॉपर स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एंटीबायोटिक्स को यूज नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। साथ ही एक जो दूसरा रीजन हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है, वो हो सकता है जो लोकल एनेस्थीसिया की दवाई होती है, जिसको ज़ाइलोकेन या लिडोकेन भी बोलते हैं, उसकी ओवरडोज बहुत ज़्यादा मात्रा में चली गई। ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं होता है और वो केवल एक टेक्नीशियन की टीम को बाहर से बुला करके हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और वो टेक्नीशियन बार बार पेशेंट की डिमांड पर लोकल एनेस्थीसिया की डोज देते जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ये दवाइयाँ हैं, उनको मेटाबोलाइज करने की, उनको ठीक से एब्जॉर्ब करने की जो एक क्षमता है वो लिमिटेड होती है। अगर हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में सुन्न करने की दवाई यूज करी गई तो ऐसे केसेस में इस तरह के कॉम्प्लिकेशन जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, होने के चांसेस होते हैं। ये बॉडी से इमीडिएटली नहीं निकलती हैं, अब्जॉर्ब होती हैं, बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो ये कभी कभी प्रॉब्लम भी कर सकती है। एक जो तीसरा रीजन हो सकता है वो है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट वही दवाई एक नए एंटीजन के रूप में बॉडी को एक्सपोज हुई और आफ्टर सम टाइम 6 आवर्स 12 आवर्स ऐसे वो अपने आप का एक तरह से एलर्जी या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कर सकती है। बहुत ज़रूरी है, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ चेक करें कि डॉक्टर कौन है, डॉक्टर का क्वालिफिकेशन क्या है जो ये हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर कर रहा है। ऐसा ना हो कि कोई अनक्वालिफाइड डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हो। उनकी टीम भी वहीं की परमानेंट होनी चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। बेटर है हॉस्पिटल हो, क्लिनिक है तो उसके अंदर डिफिब्रिलेटर, क्रैश कार्ट, ऑक्सीजन, सारी इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल होनी चाहिए। प्लीज किसी भी प्रोसीजर को माइनर ना समझें, चाहे कोई भी क्लिनिक, कोई भी डॉक्टर कुछ भी बोले, आप अपना होमवर्क जरूर करें। सेफ सर्जरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं अगर हमको लगता है कि इनके केस में रिस्क है, और एक्सप्लेन करके प्रोसीजर को पूरा, उसके लिमिटेशन, सभी चीजों को करते हैं। साथ ही साथ पूरे टाइम, जितने भी देर का प्रोसीजर है, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, पूरे टाइम उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग चलती है। उनका ऑक्सीजन, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी हार्ट रेट, सभी चीजों को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। सेफ सर्जरी कराना बहुत जरूरी है। देखिए, 100% सेफ कोई भी चीज नहीं होती है, मगर रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये एक स्टैंडर्ड क्लिनिक
क्लिनिक से ही हो सकता है। डॉक्टर की डिग्रीज नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी की गाइडलाइंस के अनुसार प्लास्टिक सर्जन्स, डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में स्पेशली ट्रेंड डॉक्टर्स ही इसको कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उसमें साफ साफ लिखा है, उनकी जो सितंबर 2022 की गाइडलाइंस थी कि ये प्रोसीजर हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा होना चाहिए। ये गाइडलाइंस भी उस समय पर मई 2022 में एक दिल्ली के अंदर सैलून, नाई की दुकान में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था, वो तब ये हुआ था। कोई शॉर्टकट नहीं, बहुत सस्ते के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन या जान से इस तरह का हो। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कृपया इसको माइनर न समझे। डॉक्टर्स की पूरी एक आप अपनी जांच करें, देखें कि कौन डॉक्टर आपका ये प्रोसीजर करे। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।